जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत स्वागत है। आज है मंडे 12 दिसंबर और आज ये 3 आर्टिकल्स जो कि आपके स्क्रीन पे आपके सामने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दो आर्टिकल्स रादर आईआर से ओरिएंटेड रहेंगे। एक सैटरडे को आया था हिंदू में, G20 के फोरम को कैसे भारत यूटिलाइज कर सकता है क्योंकि भारत के पास प्रेसिडेंसी है, और इस फोरम को यूटिलाइज करते, प्रेसिडेंसी को यूटिलाइज करते भारत कैसे यूएनएससी के रिफॉर्म्स को एडवोकेट यहां पे कर सकता है। बहुत लंबे अरसे से हम बात करते आ रहे हैं कि यूएन को, यूएनएससी को रिफॉर्म्स की जरूरत है, यूएनएससी को और इंक्लूसिव और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक आर्टिकल, रोल ऑफ चाइना टेस्ट, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या चुनौती रहने वाली है आने वाले समय में विज़ावी हमारी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना। क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या पैराडॉक्सेस हैं एज फार एज आवर फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना इज कंसर्न्ड। डू वी नीड टू बी मोर अकोमोडेटिव टुवर्ड्स चाइना और डू वी नीड टू बी लेस अकोमोडेटिव टुवर्ड्स चाइना, एंड हाउ डज द इम्पैक्ट द होल सिचुएशन इन इंडियाज नेबरहुड, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हम बात करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, व्हाई लोकल बॉडीज आर फाइनेंशियली स्टाफ्ड। क्वेश्चन ऑफ द डे, as you know, will be towards the end of the video. Now, the G20 can be the UN Security Council alternative. ये TP श्रीनिवासन जी ने आर्टिकल लिखा है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं। देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में एक बात को हम समझें, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि यूएन को या यूएनएससी को G20 रिप्लेस कर देगा। G20 अपनी जगह पे है, यूएनएससी अपनी जगह पे है, यूएन अपनी जगह पे है। अक्सर कहा जाता है कि यूएन में, यूएनएससी में बहुत सारी कमियां हैं। कमी हर किसी बॉडी में होती है, कोई भी देखिए, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता। नाउ द वेरी फैक्ट दैट वी कैन टेक अ रिस्पाइट दैट कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, कि यूएन बना हुआ, यूएन का यही मेन पर्पस था कि भी चलो अमन शांति बनी रहे, कन्फ्लिक्ट्स ना हो। लड़ाई तो देखो अब 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी देश भर में, दुनिया भर में हुई है। ऐसा तो नहीं कि लड़ाइयां होनी बंद हो गई हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि यूएनएससी जहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो अभी भी 5 ही क्यों है। 1945 का यूएन बना है, आज 2023 आ चुका है, 80 साल निकल गए हैं, तो यूएनएससी में और मेंबर्स भी होने चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आना चाहिए, लेकिन यूएनएससी के जो टॉप यानी कि जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं वो इसको थोड़ा रेजिस्ट करते हैं जब यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात आती है। और भारत यूएनएससी रिफॉर्म्स के कॉज को काफी टाइम से एडवोकेट कर रहा है। ना अब हम G20 की जब बात करते हैं, दिसंबर में हमको प्रेसिडेंसी G20 की मिली थी और बहुत सारे आर्टिकल्स हमने भारत की G20 की प्रेसिडेंसी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका महत्व है, वो हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन भारत ने एक पोजीशन बहुत क्लियर रखी है दैट हम आने वाला 1 साल केवल रशिया यूक्रेन का मुद्दा नहीं डिस्कस करेंगे। इस करके नहीं कि हमको चिंता नहीं है, नॉट बिकॉज दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन इन यूक्रेन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रशिया की जो इन्वेजन हुई है यूक्रेन में, दैट इज नॉट अ वेरी अर्जेंट इशू। नो, इट इज अ वेरी अर्जेंट इशू, और हम तो चाहेंगे, भारत चाहेगा कि कैसे इस इशू को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन और भी मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम चाहेंगे कि एम्फसाइज किया जा सके। प्राइमरली जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो इक्विटेबिलिटी की बात करें, ग्रोइंग इनइक्वालिटी की बात करें, ये सब मुद्दे, साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब मुद्दों के ऊपर भी डिस्कशन की जाएगी इस मुद्दे के अलावा। आप देखिए G20 की मीटिंग अभी रिसेंटली हुई इंडोनेशिया में, नवंबर की बात है, और यहां पे कुछ हद अब देखिए, अब वेस्टर्न कंट्रीज बहुत टाइम से, पिछले 9-10 महीनों से भारत को कही जा रहे हैं, प्रोवोक करी जा रहे हैं दैट आप हमारे साइड पे आइए, आप रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये बात बहुत क्लियर कर चुके हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अगर रशिया को कुछ कह नहीं रहे हैं, रशिया हमारा पुराना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, डजंट मीन कि हम रशिया को यहां पे इंकरेज कर रहे हैं कि आप जाके यूक्रेन को अटैक करें। कुछ हद तक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या अगर हम अमेरिका की बात करें, कुछ हद तक हमारी जो सेंसिटिविटीज हैं, टीपी श्रीनिवासन जी कहते हैं कि कुछ हद तक हमारी जो सेंसिटिविटीज हैं विज़ावी रशिया एंड द वेस्ट, वो शायद जो बाइडेन अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बाली डिक्लेरेशन को ड्राफ्ट करने में भी भारत का बहुत सिग्निफिकेंट यहां पे रोल रहा था, और हो सकता है कि आने वाले समय में, ये बात भी डिनाई हम नहीं कर सकते हैं, अब इसको लेके भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को इस झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, कि भारत यहां पे एक पीस ब्रोकर की तरह क्यों यहां पे आना चाह रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। लेकिन अब यहां पे टीपी श्रीनिवासन कह रहे हैं दैट हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाए रशिया यूक्रेन के मुद्दे को थोड़ा सुलझाने के लिए। अब देखिए, अब ये यहां पे बात होती है रोटेशन ऑफ G20 प्रेसिडेंसी की, तो जैसे 2021 में प्रेसिडेंसी इटली के पास थी, 2022 में प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है,
और 2023 में प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ गई है। तो ये अल्फाबेटिकली रोटेट करता रहता है। बाय द वे 2000 अब अगला यानी कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के बाद 2024 में प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? ब्राजील के पास होगी। ठीक है, अब शायद इस वक्त हमारे पास जो प्रेसिडेंसी आई है और दुनिया में जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो तनाव बना हुआ है, काफी सही समय में हमारे पास ये प्रेसिडेंसी का मौका आया है, जहां पे एक तरफ कोविड पैंडेमिक चला, 2-2.5 साल के बाद पैंडेमिक के बाद हम रिकवरी देख रहे हैं, उसके बाद रशिया का इन्वेजन यूक्रेन को जो हुआ इस साल में, और जो यूएनएससी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो शायद अच्छे समय पे, इत्तेफाक की बात कहिए कि अच्छे समय में भारत को यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, जहां पे इन सब मुद्दों के बारे में बातचीत करी जा सकती है। जब यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात आती है तो बात हमेशा परमानेंट मेंबरशिप की आती है कि अभी भी 5 ही देश क्यों हैं। आपको याद होगा सन 2005 की बात है, जब एक और ब्लॉक बना था G4 के नाम से। अब ये G4 में यानी कि जर्मनी, जापान, ब्राजील और इंडिया, इन चारों देशों ने बोला था देखो अभी कितना टाइम हो चुका है। तो ये 2005 की बात है और 1945 का आपका यूएन बना हुआ है ना। तो यानी कि 60 साल के बाद अब इस बात को भी लगभग 18 साल हो चुके हैं, 17-18 साल G4 का अलायंस बने को भी। तो ये बात तब भी कही गई थी, अभी भी कही जाती है दैट अभी भी 5 ही देश क्यों सारे जो अहम मुद्दे हैं डिसाइड कर रहे हैं दुनिया भर के, और इसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। और अक्सर देखा जाता है कि ये जो 5 देश अपनी वीटो पावर को भी बहुत मिसयूज करते हैं। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी हैज बीन रेजिस्टेड बाय द 5 पावरफुल कंट्रीज। ठीक है, बिकॉज इन सबको तो बेनिफिट नहीं होता। अगर आज यूएनएससी में लेट्स से इंडिया भी आ जाता है, साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, लेट्स से ब्राजील भी आ जाता है, जर्मनी, जापान ये भी आ जाते हैं, 10 और देश हो जाते हैं यूएनएससी में एज परमानेंट मेंबर्स, तो ऑब्वियसली 5 देश जो हैं अभी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको लगेगा कि उनके हाथ से पावर जा रही है, और पावर अपने हाथ से जाता देख किसको खुशी मिलती है? किसी को खुशी नहीं मिलती है। एक बात हम ना भूलें यहां पे, लेट्स नॉट फॉरगेट एवरी कैंडिडेट हैज अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट वेटिंग। अब देखिए अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो वैसे तो देखिए रशिया भी सपोर्ट करता है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए, यूके भी करता है, फ्रांस भी करता है, यूएसए भी करता है, लेकिन कौन अपोज करता है? चाइना। तो जर्मनी को भी अपोज करने के लिए कोई ना कोई होगा, जापान को भी अपोज करने के लिए चाइना है, ब्राजील को भी अपोज करने के लिए कोई ना कोई होगा। ठीक है, अमंग द प्रपोजल्स मेड इन द लास्ट 3 decades there is none that can command the votes of 5 permanent members as well as the 2/3 of the members of the General Assembly। यानी कि यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जितना मर्जी हम बातचीत कर ले, जितना मर्जी हम यहाँ पे रिफॉर्म्स इनिशिएट करने की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं यूएनएससी में, यूएन में रिफॉर्म्स नहीं आ पाएंगे जब तक ये 5 देश बैठे हुए हैं एज परमानेंट मेंबर्स। तो G20 का एक जो फोरम है, अब G20 के फोरम में इस बात को इनिशिएट किया जा सकता है। अब यहां पे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द G20, देखिए अब G20 की जब स्थापना करी गई थी 1999 में, तो ज्यादातर G20 में बातें कौन सी की जाती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करी जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि G20 के फोरम में भी यहां पे केवल इकोनॉमिक बॉडी अब नहीं रही है G20, यहां पे पॉलिटिकल बॉडी भी बन चुकी है। ठीक है, जहां पे आज के टाइम पे और भी बहुत अहम मुद्दे डिसाइड किए जा रहे हैं जो कि जियोपॉलिटिक्स से ओरिएंटेड है। क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में G20 इमर्ज करे एज अ पीस मेकर इन यूरोप? और अगर ऐसा होता है तो G20 को लेजिटिमेसी मिलेगी एज अ ग्रुप जो कि प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बट वेट अ मिनट, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना मैंडेट किसका था? यूएन का था। लेकिन अगर G20 ये करने में सफल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन G20 एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन रहेगा। ये कहें कि G20 रिप्लेस कर देगा यूएनएससी को, ये कहना गलत है। लेकिन यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने जरूरी हैं, और वो रिफॉर्म्स इनिशिएट करने के लिए जो बातचीत है, जो कंसेंसस है, वो G20 के फोरम पे जरूर किया जा सकता है। अब देखिए वीटो पावर की बात आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई किसी भी देश को, अब जिसके पास वीटो पावर नहीं है उसको नहीं पसंद कि भी परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर क्यों है। अब इस करके अब अगर यहां पे हम एक्सपेंशन करते हैं, अगर एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी करते हैं, अगर G20 के फोरम की अगर हम बात करते हैं, चलो G20 के फोरम में जो बातें करी जाएंगी वहां पे तो कोई देश अपनी वीटो पावर नहीं यूज कर सकता। और अगर हम यहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं यूएनएससी में रिफॉर्म्स इनिशिएट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में जो वीटो पावर है, हो सकता है कि कल को हमको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूएनएससी में, लेकिन शायद हमारे पास वीटो पावर ना हो, हम उसमें भी खुश होंगे। बिकॉज मेन मकसद क्या है यूएनएससी को रिफॉर्म करने का? कि वीटो पावर को ऑब्सोलीट बनाना। बिकॉज वीटो पावर के चलते बहुत कंस्ट्रक्टिव काम रुक रहे हैं।
तो अब ये काम तो भारत को ही करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या भारत के लिए कि हम ऐसा रोड मैप तैयार कर सकें। अभी हमारे पास प्रेसिडेंसी है कि कैसे हम रिफॉर्म्स इनिशिएट करना चाहेंगे, कैसे हम सबकी सहमति के साथ ये रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। G20 में जो देश शामिल हैं, जो 20 इकोनॉमी शामिल हैं इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन, उनको उनके साथ कैसे हम कंसेंसस बना सकते हैं फॉर एडवांसिंग द यूएनएससी, फॉर एक्सपैंडिंग द यूएनएससी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, हम यहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज की भी बात कर रहे हैं, और हम चाहते भी हैं कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी G20 के मेंबर्स बने। तो अगर रशिया इज लुकिंग फॉर एन एस्केप रूट, अब फॉर एग्जांपल अगर हम अब इस बार तो G20 की मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, अब अगले साल भारत में है, डेफिनेटली ऐसा तो लगता है कि व्लादिमीर पुतिन भारत तो जरूर आएंगे। तो अब जहां पे भारत और रशिया की इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी दोस्ती है, तो रशिया के लिए भी मुश्किल होगा भारत के इस फैसले को, भारत के इस प्रपोजल को रेजिस्ट कर पाना। और अगर हम रशिया के साथ कंसेंसस बना सकते हैं विद इन द G20, सामने अमेरिका बैठा है, चाइना बैठा है, इसके चलते हमारी जो कैपेसिटी है टू डील विद द क्राइसिस इन अ फॉर्मल वे विद इन द G20 वो भी बढ़ सकती है। तो दिस विल डेफिनेटली अकम्प्लिश इंडियाज गोल ऑफ सिक्योरिंग द रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी। अगर हम ये सब कुछ कर पाते हैं, लेट्स अज्यूम, लेट्स होप कि व्लादिमीर पुतिन अगले साल यहाँ पे अटेंड करने आए G20 की मीटिंग, और यहाँ पे ये सब प्रपोजल, ये सब बातें हम आगे एडवोकेट कर सके, ठीक है। तो सही मायने में थैंक्स टू इंडिया एंड थैंक्स टू इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, तब सही मायने में यूएनएससी ट्रूली बन सकता है एज अ बॉडी जहां पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट वास्तव में किया जा सकता है। तो ये पहली बार नहीं है कि भारत को लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है एज अ पीस ब्रोकर, ये पहली बार नहीं है। हम 50s की बात करें, अर्ली 50s 60s की बात करें, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जब दौर था, तो हमने बहुत सारे ऐसे कॉजेस के लिए आवाज उठाई थी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे वो कोरियन वॉर था 50s में, चाहे वो वियतनाम की लड़ाई की बात करें, वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई जो 70s में हुई थी। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हमने हमेशा ही डेवलपिंग कंट्रीज के कॉजेस के लिए, कंसर्न्स के लिए आवाज उठाई है। और इनफैक्ट ये क्रिटिसाइज हमको किया जाता था कि नॉन अलाइनमेंट मतलब न्यूट्रलिटी, तो हमने ये बात बहुत कैटेगोरिकली कही थी दैट हम न्यूट्रल नहीं है, हमारा एक एक्टिव से है ग्लोबल अफेयर्स को लेके, जो भी बातें हो रही हैं, कहीं पे भी कंफ्लिक्ट हो रहा है, हम बेशक उस झगड़े में पड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम झगड़े को सुलझाने के लिए जरूर तैयार हैं। जो काम आप चाहेंगे हमारे द्वारा कि इस झगड़े को सुलझाने के लिए जो काम हमसे रिक्वायर्ड है वो हम जरूर करेंगे। तो हमारा इतिहास रह चुका है, हमारा रिकॉर्ड रह चुका है दैट वी हैव ऑलवेज गिवन हीलिंग टच। जब भी कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शंस आए हैं, कहीं पे भी कन्फ्रंटेशन हुआ है, चाहे वो किसी मल्टीलेटरल फोरम में हो या किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, हमने हमेशा ही हीलिंग टच जरूर दिया है। तो ये पहली बार नहीं है कि हमारा एक तरह से पीस ब्रोकर का रोल यहां पे सामने देखने को मिलेगा। और अगर G20 यहां पे सक्सेसफुल हो सकता है यूएनएससी रिफॉर्म्स को एडवोकेट करने के लिए, तो इसके चलते लेजिटिमाइजेशन ऑफ द G20 एज अ ग्लोबल आर्बिटर इन इंटरनेशनल अफेयर्स, दिस विल क्रिएट अ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑल मेंबर्स आर एक्चुअली ट्रीटेड एज इक्वल। कुड बी वेरी आइडियलिस्टिक, बहुत आइडियलिस्टिक थॉट हो सकता है, बट दिस कुड बी ट्रू एज वेल। यहां पे आगे टीपी श्रीनिवासन क्या कहते हैं दैट इट मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर G20 टू रिप्लेस एज द यूएनएससी। तो अगेन मैं बात यहां पे रिपीट करना चाहूंगा, इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ये नहीं कह रहे हैं कि एक साल के बाद G20 वो जगह ले लेगा जो यूएनएससी के पास है, लेकिन एक शुरुआत बहुत जरूरी है, कि G20 के अंदर ही ऐसी बातचीत शुरू हो जिसको हम सोइंग द सीड्स कहते हैं, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी आई है और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, यहां पे हम सीड्स सो कर सकते हैं विद इन द G20 फोरम, जहां पे हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, कैसे उसको रिजॉल्व पीसफुली किया जा सकता है, कैसे जो बड़े देश हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, कैसे वो अपनी वीटो पावर्स का मिसयूज ना करें, और सही मायने में हम पीस एंड कोऑपरेशन का माहौल यहां पे प्रमोट कर सके। चलिए अगला आर्टिकल, द रोल ऑफ द चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी। देखिए यहां पे ना एक बात डिस्कस करी गई है। देखिए अब कोई भी हमने फैसला लेना है, देखिए पॉलिसी मेकिंग हो, अब चाहे वो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हो, फॉरेन पॉलिसी में हमने कुछ तब्दीली लेके आनी है, चाहे वो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने तब्दीली लेके आनी है, ये जो फैसले होते हैं ना इतने आसान नहीं होते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन इसमें रहता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखें, चलो ये तो चलो ब्यूरोक्रेटिक बातें होगी, डिप्लोमेटिक बातें होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि चलो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, लेट्स से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम अभी वो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करना चाह रहे हैं, मे बी अभी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं है, उस बात के साथ तो हमको अडाप्ट करना पड़ेगा कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम जॉब नहीं कर रहे, तो हो सकता है एग्जाम क्लियर हो या ना हो, उस कॉन्सिक्वेंस के साथ हम जीते हैं कि कोई बात नहीं, हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं।
उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी की भी जब बात आती है तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के टाइम पे, भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत रियलिस्टिक मानी जाती है। किसी जमाने में क्रिटिसाइज किया जाता था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है। तो ये अच्छी बात है अगर हमारी पॉलिसी में रियलिज्म आया है, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि मैच ना कर पाए उस रियलिज्म के साथ। अब यहां पे इस आर्टिकल में एग्जाम्पल के तौर पे बातें डिस्कस करी गई हैं इंडिया और चाइना की। अगर हम बात करें, अब देखिए जैसे हम अपनी बात करते हैं, चलो अब हम क्वाड में हैं, है ना। अब क्वाड में अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। अब चाइना को यह बात नहीं पसंद कि भारत क्वाड में क्यों है। हमारे लिए एक प्रायोरिटी है कि इंडो पैसिफिक में हमने इन सब देशों के साथ, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के साथ चाइना को कंटेन करना है और हमने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अपहोल्ड करना है। अब यह हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस हमारे ऑब्जेक्टिव से कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ रहा है? चाइना और भारत के रिश्ते में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें? क्या हम क्वाड को अबैंडन कर दें? क्या हम ऐसी ग्रुपिंग्स को अबैंडन कर दें जहां पे जो मेन एजेंडा है उस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का वो चाइना की किसी इकोनॉमिक पॉलिसी को या चाइना की किसी नेवल पॉलिसी को काउंटर करने का है, कंटेन करने का है? तो यहां पे तीन बातें समझनी बहुत जरूरी हैं अगर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में, इफ वी हैव टू पास द चाइना टेस्ट। पहली बात तो हमको असेस करना पड़ेगा कि जो फैसला हम ले रहे हैं, लेट्स से कोई स्पेसिफिक रीजनल डेवलपमेंट की बात करें। नाउ फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अभी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है हमारी। अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारे सेंट्रल एशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो 5 स्थान हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो आए थे। हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ पीरियोडिक बेसिस पे अब एंगेजमेंट कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे मीटिंग हुई है। डिसाइड किया गया था इसी साल के हर 2 साल के बाद हेड्स ऑफ द स्टेट के बीच में भी मीटिंग हुआ करेगी। तो ये सब बातें हैं। क्या इससे चाइना डिस्टर्ब होगा? क्या इससे चाइना इंपैक्टेड होगा? बिकॉज चाइना का जो क्लाउड है सेंट्रल एशिया में वो भी काफी बढ़ रहा है। तो हम क्या करें? क्या हम अपने जो फैसले हैं रीजनल डिप्लोमेसी ओरिएंटेड हो, या किसी फोरम में हम जा रहे हैं, किसी मल्टीलेटरल फोरम में हम जा रहे हैं जहां पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चाइना की पॉलिसी के साथ मैच नहीं करते हैं, तो क्या हम वहां पे ना जाएं चाइना को खुश करने के लिए, चाइना को अकोमोडेट करने के लिए? ठीक है, क्या हम, चलो इस सब बातों को असेस करते हैं। इन सब बातों को असेस करके क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करने के लिए रेडी होंगे जस्ट टू प्लीज चाइना, जस्ट टू अकोमोडेट चाइना? बिकॉज चाइना हमारा नेबर है, चाइना को हमने नाराज नहीं करना, और अगर हम चाइना को नाराज नहीं करेंगे तो हमारी और चाइना की लड़ाई नहीं होगी। क्या ये सब हम बात करने के लिए तैयार हैं? क्या ये हम तब्दीलियां अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेके आने को तैयार हैं? अब फॉर इंस्टेंस यहां पे भारत और अमेरिका के रिश्ते की हम बात करते हैं। नाउ इंडिया और यूएसए का रिलेशन जो है पिछले 15-20 सालों में ज्यादा गहरा हुआ है। आज हम कहते हैं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सब कुछ कहने से, चलो अभी अमेरिका के साथ अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अमेरिका विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्केलिंग अप आवर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज वेल। नाउ फॉर एग्जांपल अब क्वाड की बात आ जाती है, तो क्वाड में हम लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज की बात करते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, तो क्वाड एक मिलिट्री अलायंस तो नहीं है, ठीक है, एक इकोनॉमिक अलायंस है जहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, कोविड डिप्लोमेसी और साथ के साथ कंटेनिंग चाइना की भी बातें करेगी। क्वाड में कोई मिलिट्री वाली बात तो नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, या इंडो पैसिफिक में हम अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, उससे चाइना को प्रॉब्लम है। अब चाइना को तो इस बात से भी प्रॉब्लम है कि हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट क्यों किया था 2019 में। ठीक है, चाइना को तो इस बात से भी प्रॉब्लम है कि हम क्यों इतना ज्यादा बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो अरुणाचल सेक्टर की बात करें, चाहे वो लद्दाख सेक्टर की बात करें। तो क्या करें? क्या हम अमेरिका के साथ हाथ ना बढ़ाएं? क्या हम ये सब चीजें ना करें? क्या हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर दें जस्ट टू अकोमोडेट चाइना, जस्ट टू प्लीज चाइना? ठीक है, और शुड इंडिया कंटिन्यू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अमेरिका इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट चाइना थिंक्स अबाउट इट? ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये सवाल हमारे पास आते हैं सोचने के लिए, और कैसे हम यहां पे अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी चेंजेस लेके आ सकते हैं ताकि हम एट द सेम टाइम चाइना को भी नाराज ना करें और अमेरिका को भी नाराज ना करें। वैसे भी इंडिया बहुत माहिर है सबको खुश रखने के लिए। नाउ अब क्लियरली हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज हमने एक शॉर्ट टर्म, हमारा एक टेम्पटेशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म एक टेम्पटेशन हो सकता है कि चलो अगर हम अमेरिका के साथ अपना जो अलायंस है ज्यादा अगर गहरा नहीं करते उससे चाइना खुश रहेगा, बट वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के भी विरोध चली जाती है बात। ठीक है, बिकॉज हमको अपने साउथ एशियन रीजन में अमेरिका की प्रेजेंस फिर भी मंजूर है, चाइना की बढ़ती प्रेजेंस वो हमको मंजूर नहीं है। तो क्लियरली हम चाइना की गुलामी भी नहीं कर सकते हैं कि हम इस बात को इग्नोर कर देंगे अगर अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है। फिर एक और यहां पे केस आता है, चलो इंडिया अमेरिका के रिलेशंस की बात आती है, फिर पाकिस्तान का यहां पे एग्जांपल आता है।
हम इस बात को लेके बहुत क्लियर हैं दैट एक स्टेबल पाकिस्तान, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान, दैट इज गुड फॉर इंडिया, दैट इज गुड फॉर साउथ एशिया. आफ्टर ऑल वी वुड लव टू प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, डू अ लॉट ऑफ ट्रेड विद पाकिस्तान, लेकिन अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. और साउथ एशियन अफेयर्स में अब देखिए, माने या ना माने, अब भारत की फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये बात भी इस आर्टिकल में कही गई थी. भारत की फॉरेन पॉलिसी में और इनफैक्ट इवन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा जो कंटेंडर है, चैलेंजर है, वो कौन है? वो चाइना है. पाकिस्तान आज के टाइम पे हमारे लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी नहीं है जितना चाइना है. अब अगर मेकिंग पीस विद पाकिस्तान, कैन दैट हेल्प इंडिया बेटर डील विद चाइना? कॉलमनिस्ट हैप्पी मैन जेकब कहते हैं दैट यस, एब्सोल्युटली यस. क्योंकि चाइना के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? देखिए, हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में हैं. अगर पाकिस्तान के साथ हमारी हॉस्टिलिटी है, पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारा वॉर टाइप सिचुएशन बनी हुई है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो यानी कि हमारा प्री ऑक्यूपेशन कहां पे होगा? हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, यानी कि टुवर्ड्स पाकिस्तान. और इससे चाइना को एडवांटेज है कि भाई हम प्री ऑक्यूपाइड होंगे पाकिस्तान के साथ, और चाइना अपना जो क्लाउड है, अपना जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशियन रीजन में और बढ़ाता रहेगा. तो लेकिन अगर हम अपना रिश्ता पाकिस्तान के साथ सुधारते हैं तो हमारा प्री ऑक्यूपेशन मिलिटरीली इतना नहीं रहेगा टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वो हमारे लिए अच्छा है. अगर इफ वी कैन बाय पीस विद पाकिस्तान, नाउ दीज आर व्यूज व्हिच आर बीइंग सेड बाय द कॉलमनिस्ट. ठीक है, व्हाट इंडिया शुड एक्टिवली सीक इज नॉट, अब यानी कि आज से 25 साल पहले जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरान 2 किया था 1998 में, तो बात तब बैलेंस ऑफ पावर की आई थी कि भी अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए. बैलेंस ऑफ पावर करें, एसिमेट्रिकल यहां पे बैलेंसिंग नहीं होना चाहिए. एक बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना बहुत जरूरी है. तो लेकिन अब आज के टाइम पे बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया इज नॉट एनी मोर रेलिवेंट विज़-अ-वी पाकिस्तान. नाउ द बैलेंस ऑफ पावर हैज टू बी रेलिवेंट विज़-अ-वी चाइना. ठीक है, तो अगर हम थोड़ा अपना माहौल, अपना अगर पाकिस्तान के साथ हमारे अगर तनाव नहीं होते हैं, अगर हमारा माहौल ठीक बना रहता है, अगर मामला ठंडा रहता है, तो दैट इज मोर गुड. दैट इज मोर गुड फॉर इंडिया एंड चाइना रिलेशन ऑल्सो. तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव साउथ एशिया में क्या होना चाहिए? टू सीक पैसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान. तो अभी जैसे F-16 फाइटर जेट्स की सेल हुई थी, अभी F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल किए थे. अब हमको इस बात से थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी कि क्यों किए हैं. इनफैक्ट एस जयशंकर ने अमेरिका में, सितंबर की बात है, एस जयशंकर जब गए थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द UNGA मीटिंग, तो उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए अमेरिका इतना भोला तो नहीं है. अब अमेरिका ये जो हथियार दे रहा है, जो फाइटर जेट्स दे रहा है पाकिस्तान को, ये क्यों दे रहा है जबकि हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है. ठीक है, और तो ठीक है, ये बात हुई थी उस टाइम पे. लेकिन अब यहां पे हम ये समझें कि अगर अमेरिका अगर हेल्प करता है पाकिस्तान की, दैट इज इवन तो दूसरा पहलू यहां पे सोचने वाला क्या है कि ये एक बेटर सिनेरियो है हमारे लिए. एटलीस्ट पाकिस्तान चाइना से तो नहीं हेल्प मांग रहा. अगर पाकिस्तान अमेरिका से हेल्प मांग रहा है वो फिर भी हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान चाइना से हेल्प मांग रहा है तो वो हमारे लिए एक डबल सिरदर्दी बन जाती है. ये एक व्यू है जो कि यहां पे हैप्पी मैन जेकब कह रहे हैं. रिमेंबर, ये पॉइंट बहुत अच्छा मेरे को लगा. अब पाकिस्तान एंगेज्ड विद अमेरिका एंड द वेस्ट, ये बेटर है इंडिया के लिए दैन अ पाकिस्तान शंड बाय अमेरिका. तो हम देख रहे हैं कि चलो अभी अमेरिका ने 2021 में अपने आप को थोड़ा सा अबैंडन कर दिया, अपने आप को रिट्रीट किया अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, लेकिन अब फिर अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन में बन रहा है. अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रेलेवेंस पाना चाह रहा है. तो अब अगर ये हो रहा है, अगर अमेरिका पाकिस्तान से नजदीक आ भी रहा है, तो भारत को इस बात से घबराना नहीं चाहिए. कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं दैट इज बेटर देन पाकिस्तान बीइंग मच क्लोजर टू चाइना. अब इंडिया रशिया रिलेशंस की बात आती है. हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है. वेस्टर्न कंट्रीज ने इस बात के ऊपर सवाल भी उठाया है कि भाई भारत रशिया को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इन द पास्ट कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको हमेशा यहाँ पे प्रेशर में रखा गया है, प्रेशर में डाला गया है कि भाई आप हमको सपोर्ट करो, वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करो. अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं, यानी कि यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, तो हम यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे जब कभी आपके और चाइना के बीच में तनाव होंगे. ठीक है, अब जो बाइडेन ने तो कहा था देखो मैं एक टाइम पे दोनों जगह पे इन्वॉल्व हो सकता हूं. मैं यूरोप में भी इन्वॉल्व हूं, यानी कि यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वहां पे भी इन्वॉल्व हो सकता हूं, और जो मेरी फोर्सेज हैं वो इंडो पैसिफिक में भी इन्वॉल्व हो सकती है. तो दोनों थिएटर्स जो हैं ऑफ द वॉर, हालांकि चलो इंडो पैसिफिक में कोई वॉर नहीं हो रहा, बट अमेरिका हैज द कैपेसिटी टू बी इन्वॉल्व इन बोथ द थिएटर्स, वेदर इंडो पैसिफिक और यूरोप. और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहा दैट अगर इंडिया हमको सपोर्ट करता है, चलो आज के टाइम पे तो जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं
वो तो अब जो बाइडेन भी समझते हैं भारत की, और इवन व्लादिमीर पुतिन भी समझते हैं दैट हमने दोनों के साथ काम करना है, हमने वेस्ट के साथ भी ट्रेड करना है, हमने रशिया के साथ भी ट्रेड करना है। लेकिन अब यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं कि अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी भी सपोर्ट करेंगे, कल को आपके और चाइना के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है। तो सवाल ये होता है, सवाल यहां पे ये उठता है, डज कंटिन्यूइंग इट्स रिलेशनशिप विद मॉस्को इज दैट गोइंग टू हेल्प दिल्ली बेटर डील विद चाइना का ये जो चैलेंज है। देखिए, अब हम रशिया को भी अबैंडन नहीं कर सकते हैं, इस इंटैंगलमेंट को हम यहां पे समझें। जो अमेरिका है और जो उसके दोस्त हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे वुड लाइक इंडिया टू स्टॉप एंगेजिंग विद रशिया, और वो उनको सपोर्ट करें, यूक्रेन को सपोर्ट करें। इन रिटर्न वो कहेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे जब आपके और चाइना के बीच में कंफ्लिक्ट होगा। लेकिन अगर हम रशिया को अबैंडन कर देते हैं तो चाइना और रशिया की नजदीकियां बहुत बढ़ जाएंगी, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर देयर इज अ स्ट्रांग रैशनल कि हम रशिया को अबैंडन नहीं कर सकते हैं। तो अब टेस्ट क्या आता है यहां पे, जो चाइना टेस्ट की बात आती है, तो क्या हम चाइना को अकोमोडेट करने के लिए रशिया के साथ दोस्ती अबैंडन कर दें, या हम अमेरिका को अकोमोडेट करने के लिए रशिया के साथ दोस्ती अबैंडन कर दें। ठीक है, बिकॉज अगर हम रशिया को अबैंडन करते हैं तो यहां पे एडवांटेज किसके पास है, चाइना के पास है। एग्जामिनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, इफ इंडीड न्यू दिल्ली वाज टू कंप्लीटली ब्रेक अवे फ्रॉम रशिया, व्हाट वुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच अ डिसीजन। सो ये जो डिसीजन होगा, दिस इज मोस्ट लाइकली टू प्ले इनटू चाइनाज हैंड, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप, जो चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं, उनकी जो कोऑपरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। एंड एट द एंड इंडिया विल बी कट आउट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्पेस टू इट्स नॉर्थ एंड वेस्ट। अब न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू गेट, क्या मिल रहा है अभी हमको रशिया से, हमको ऑयल मिल रहा है, ठीक है, हमको चीपर डिफेंस इक्विपमेंट मिल रहा है। रशिया ने बहुत बार हमको सपोर्ट भी किया है, यूएनएससी पे कितने सारे ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए गए थे जो कि अगेंस्ट इंडिया थे। पाकिस्तान कितनी बार ऐसे रेजोल्यूशन यूएनएससी पे पास करता है जो कि अगेंस्ट इंडिया होते हैं, तो रशिया कितना हमको सपोर्ट करता है। रशिया सही मायने में हमारी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज को, हमारी दुविधा को समझता भी है, मोर देन द वेस्टर्न पार्टनर्स। इफ इंडिया डिसाइड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम रशिया, तो ये जो एडवांटेजेस अभी हमारे पास है, अभी हम कितना सारा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, ठीक है, कितना सारा एनर्जी सप्लाईज हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब हमारे हाथ में नहीं रहेगा फिर, और नेचुरल बेनिफिशियरी कौन होगा, अल्टीमेटली चाइना होगा। तो कंक्लूजन की बात जहां पे आती है, तो रशिया इज नॉट इवन, इनफैक्ट यहां पे ये बात भी समझे कि अगर सेंट्रल एशियन रीजन की बात हो रही है, तो आज के टाइम पे सेंट्रल एशियन रीजन, जो कि किसी जमाने में रशिया का बैकयार्ड था, आज के टाइम पे चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड इस रीजन में बढ़ रहा है, और रशिया भी नहीं चाहता कि चाइना का क्लाउड इस रीजन में ज्यादा इंक्रीज हो। तो कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया भी चाहेगा कि भारत की इंगेजमेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बढ़े, ताकि किसी किस्म का वैक्यूम इस रीजन में क्रिएट ना हो सके। ठीक है, न्यू दिल्ली's turn away from Moscow will ensure that China gets a free hand in Central Asia too, which Russia does not want. तो अंत में कंक्लूजन क्या आता है, हमको स्मार्ट बैलेंसिंग की बात आती है। स्मार्ट बैलेंसिंग चाइना इन साउदर्न एशिया एंड बियॉन्ड, दिस मस्ट बी अ की एलिमेंट एज फार एज आवर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, कि हमको स्मार्टली बैलेंस आउट करना है चाइना को, हमने चाइना को ज्यादा अकोमोडेट नहीं करना है, और हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ना तो हमने रशिया को अबैंडन करना है, ना ही हमने अमेरिका को अबैंडन करना है। अगर हम कोई ऐसा फोरम ज्वाइन कर रहे हैं विच इज टारगेटेड टू कंटेन चाइना, तो देयर इज नो हार्म इन दैट। और अगर साथ के साथ हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार भी सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। लास्ट आर्टिकल, व्हाई लोकल बॉडीज आर फाइनेंशियली स्टार्व्ड। चलिए अब दोस्तों, यहां पे अब 2023 में भारत सेलिब्रेट करेगा 30th एनिवर्सरी ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो 30 साल होने को आ चुके हैं। 1992 में ये जो प्रस्ताव था, लेजिस्लेशन था, पार्लियामेंट में पास किया गया था। 1993 में इसको इनैक्ट किया गया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स को। तो अगर हम बात करें रूरल लोकल बॉडीज की, अर्बन लोकल बॉडीज की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, एम क्या था कि कैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम स्वराज्य की यहां पे बात आई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई थी। और कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात आती, तो यहां पे भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन आइसोलेशन में तो नहीं है, यहां पे जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट करते हैं। अब राज्य सरकारों को अक्सर ये कहना होता है कि भी हमको फंडिंग नहीं आती है, हमको डेवल्यूशन ऑफ फंड्स नहीं होता, कि केंद्र सरकार के द्वारा हमको पैसे नहीं मिलते हैं, और इसके कारण हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल लोकल बॉडीज है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करती हैं। पर क्या ये इल्जाम राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार को लगाना, क्या ये बात सही है? इस बात को यहां पे हम एग्जामिन करेंगे। सही मायने में तो दोस्तों ये बात है कि हम सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन अटेन नहीं कर पाए हैं। बेशक हमको इस अमेंडमेंट को पास हुए को 30 साल हो चुके हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? बिकॉज अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे कारण बताया गया है कि पीरियोडिक बेसिस में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के।
Recently, several states conducted local bodies election. Because why? Because जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन थी कि ग्रांट्स केवल वहीं पे दिए जाएंगे जहां पे ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जहां पे पीरियोडिक बेसिस पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में देयर हैज बीन नो लोकल बॉडी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट इमेजिन 30 साल हो चुके हैं 73rd 74th अमेंडमेंट को, फिर भी इस पीरियोडिक बेसिस पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर डेवल्यूशन नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की यहां पे बात आती है। ठीक है, द ओनली रिस्पाइट इज दैट कि यहां पे चलो हमने अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, वीकर सेक्शंस को यहां पे मौका मिला है, शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब्स के हों, औरतों की बात करें, उनको यहां पे बहुत एक एक्टिव से मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो लीडरशिप पोजीशन भी हो। लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि भाई ये तो रूल प्रॉक्सी, अब जैसे अगर औरतों की बात की जाती है तो सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। चाहे आपने बेशक 50%, काफी राज्य सरकारों ने 50% रिजर्वेशन भी रखा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में औरतों के लिए, लेकिन प्रॉक्सी प्रॉब्लम क्यों कि भाई एट द एंड ऑफ द डे पंचायत को कौन चला रहा है? वो तो पति ही चला रहा है, कि सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही है, या उसके रिश्तेदार ही पंचायत को चला रहे हैं, वही फैसले ले रहे हैं। दोनों जो रूरल लोकल बॉडीज है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है अक्रॉस द कंट्री, दे आर अंडर सिवियर फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो निर्भर होती हैं ऑन द ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस कमीशन और द अर्बन और द यूनियन फाइनेंस कमीशन। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है या जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 हमने पॉलिटी में पढ़ा होगा। ठीक है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2016 में कि स्टेट फाइनेंशियल कमीशन बताइए कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। यह आपको याद रहे कि जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है आर्टिकल 280 के चलते बनाई जाती है और यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्लाइड आपको बताऊंगा अबाउट सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑल्सो। अब यहां पे कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं। आर्टिकल 243 क्लॉज आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वारंट करता है स्टेट को टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। मैंडेट क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन का? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रूरल लोकल बॉडीज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज, और अकॉर्डिंगली सजेशंस देना, सुझाव देना टू द गवर्नर अबाउट कि कैसे टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे स्टेट के बीच में और लोकल बॉडीज के बीच में, स्टेट एंड रूरल लोकल बॉडीज के बीच में, और स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में कैसे टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देन डिटर्मिनेट कैसे किया जाएगा टैक्सेस को, ड्यूटीज को, विच में बी असाइंड और अप्रोप्रिएटेड टू द लोकल बॉडीज, या ग्रांट्स जो देने हैं लोकल बॉडीज को बाय द स्टेट, तो किस मैकेनिज्म से दिए जाएंगे। ये सब मैंडेट कौन तय करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करता है। अब कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है राज्य सरकारों का स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जब ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है? ऐसे तो कायदे के हिसाब से तो द स्टेट शुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड, एवरी स्टेट अक्रॉस इंडिया, उनको अपना जो पहला स्टेट फाइनेंस कमीशन है बाय अप्रैल 1, 1994 तक कर लेना चाहिए था। अब इस बात को 28 साल हो चुके हैं, तो यानी कि आज 2022 तक आते आते जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सबके पास एटलीस्ट 5वां स्टेट फाइनेंस कमीशन चलता होना चाहिए था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कुछ ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना तीसरा और चौथा स्टेट फाइनेंस कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। तो यहां पे इस आर्टिकल में बिहार की भी बात करी गई थी, आंध्र प्रदेश की भी बात करी गई थी। अब रिसोर्स क्रंच की बात करते हैं, तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन उनका कहना है कि भाई हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है कि हम रिपोर्ट्स बना सकें। अब यहां पे एग्जांपल हरियाणा की सरकार का दिया गया है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे फॉर द 4th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा, तो उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी अप्रैल 30, 2011 तक, लेकिन वो रिपोर्ट सबमिट कब करेगी? जून 30, 2014 तक। तो क्या इश्यूज आ रहे हैं? अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट ही नहीं इशू कर पा रहा, अगर डेटा एनालाइज ही नहीं कर पा रहा कि कहां पे कमी आ रही है, कि अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के पास क्यों नहीं ग्रांट्स आ रहे हैं, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, किस मैकेनिज्म के हिसाब से स्टेट्स को फंड्स शेयर करने लोकल बॉडीज के साथ, अगर ये मैंडेट स्टेट फाइनेंस कमीशन पूरा ही नहीं कर पा रही हैं, तो फायदा क्या इतनी सारी बातें संविधान में लिखने का, इसके बारे इतना कुछ लिखने का फायदा ही क्या हुआ फिर? तो एक बार जब स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है या जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती हैं। लेकिन एक बारी स्टेट फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, तो राज्य सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर बाउंड टू ले द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम कि भाई वो अगर उन सजेशंस को, उन रिकमेंडेशंस को नहीं भी मान रहे हैं तो किस बेसिस पे नहीं मान रहे हैं, या अगर वो मान भी रहे हैं तो कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनको जो ATR है, एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखनी पड़ती है जब स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है राज्य सरकार को।
ठीक है। अनलाइक द यूनियन फाइनेंस कमीशन, जहां पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सारी की सारी, हालांकि मैं फिर रिपीट करूंगा, जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी हैं, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार सारी की सारी जो रिकमेंडेशंस होती है उसको स्वीकार करती है। लेकिन स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन स्टेट जो है वो बेसिक जो रिकमेंडेशंस होती हैं बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन उसको भी स्वीकार नहीं करती है। उनका राइट होगा, राज्य सरकारों का अपना राइट होगा, लेकिन अगर आपने रिकमेंडेशंस को एक बार स्वीकार कर लिया है, चलो आपने रिकमेंडेशंस को नहीं स्वीकार किया कोई बात नहीं, अगर आपने कर लिया है फिर उसको आप इंप्लीमेंट तो करें। स्टेट्स जो है, राज्य सरकारें जो है वो उसको इंप्लीमेंट भी नहीं कर पा रही, जो रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो स्वीकार कर रही हैं। अब यहां पे थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पे समझ लें अबाउट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बात आपको याद रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको फॉर्म करा गया था अंडर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये क्या रेकमेंड करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स कैसे होंगे, किससे, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड दी अर्बन लोकल बॉडीज। इनफैक्ट अगर म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, सिटी काउंसिल्स की बात करें, जो कि हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, they are also brought under the provision or under the purview of the State Finance Commission as per Article 243 Clause Y। तो आपको पता हो कि जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स टू द PRIs यानी कि पंचायती राज एज वेल एज द अर्बन लोकल बॉडीज, दोनों मैकेनिज्म कौन तय करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करेंगे। गवर्नर जो है स्टेट का वो अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद इन अकॉर्डेंस विद दी आर्टिकल 243I ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो भी रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जा रही है उसका जो भी सब्सिक्वेंट एक्शन लिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, उस एक्शन टेकन रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग्स होती है सारी की सारी, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए, सो दोस्तों ये था हमारे आज के 3 आर्टिकल। बाकी जाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, तो अगेन इसी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन ऑफ द डे है, अ लॉट रिमेन्स टू बी डन टू हैव ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड लोकल बॉडीज इन इंडिया। आपने ये कमेंट करना है 150 वर्ड्स में। अभी आपने ये आर्टिकल पढ़ा, तो इस आर्टिकल में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने लिमिटेशंस डिस्कस करे हैं, क्या क्या चैलेंजेस स्टेट फाइनेंस कमीशन फेस कर रहे हैं। उस बेसिस पे, उस लाइंस पे आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं इन 150 वर्ड्स। देखिए, जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है ना, कि सही मायने में हम डेवोल्यूशन नहीं अटेन कर पाए हैं, सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं अटेन कर पाए हैं, अगर क्रिटिसिज्म की बात आती है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट की, तो उसमें बहुत सारी बातें हम लिख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हमने 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो यहां पे अगर हम ये लिमिटेशंस लिख सकते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की, तो भी हमारा काम बन सकता है, ठीक है। हमने आर्टिकल्स पहले भी बहुत डिस्कस करे हैं कि प्रॉपर हम डिसेंट्रलाइजेशन अचीव क्यों नहीं कर पाए हैं लोकल बॉडीज में, अर्बन लोकल बॉडीज में, रूरल लोकल बॉडीज में, लेकिन आज इस आर्टिकल में हमने लिमिटेशंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्पेक्ट भी स्टडी करा है। चलिए, सो दोस्तों ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ट्यूटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। यदि आप इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ये लिंक को क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि शाम को 6 बजे हम बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही आपके साथ शेयर करें, पिन करें। कुछ दिनों से हम मॉडल आंसर नहीं पिन कर पा रहे हैं, आज कोशिश करेंगे कि आपके साथ यहाँ पे मॉडल आंसर्स भी हम पिन कर दें। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर जो कि सैटरडे को मैंने पूछा था क्वेश्चन, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग था, तो बेस्ट आंसर हर्षा का है, हर्षा यादव। सो वेरी वेल डन, काफी कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने आंसर लिखा है। नाउ अब आप कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इतना टाइम कहाँ होता है इतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने का, 7 to 8 मिनट्स में। आई एग्री विद यू, लेकिन ये एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? एक्सरसाइज का पर्पस है कि आपको अपनी इनर्शिया से बाहर निकालना। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ के या गूगल से देख के भी कोई आंसर लिख रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्पेशली अगर आपने आंसर राइटिंग अभी शुरू करी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास वो कंटेंट होगा, आपके पास वो एक्सपर्टीज होगी दैट आप एक अच्छा सा आंसर 6 to 7 या 8 मिनट्स में जरूर लिख पाएंगे। तो इस आंसर को रीड जरूर करना। वेरी वेल डन हर्षा। एंड जाने से पहले दोस्तों, जो हमारी डेली एडवर्टाइजमेंट रहती है, असंभव को संभव करने वाला हमारा लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जो कि 28 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 30 अप्रैल 2023 तक वैलिड है। सो दोस्तों, यहाँ पे मंडे टू सैटरडे 11 AM to 1 PM डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, जहां पे आपके साथ सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों डिस्कस किए जाते हैं। तो अभी जैसे पॉलिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले एनवायरनमेंट का चल रहा था, अभी ज्योग्राफी का शुरू होगा नेक्स्ट वीक से। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही बातें ओरिएंटेड टू द सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, और 4000 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। और स्पेशल बोनस यहाँ पे क्या है, सीसैट की क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगी। अगर इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। चलिए,
सो दोस्तों आज थोड़ी हमारी डिस्कशन लंबी चलेगी, काफी लेंदी आर्टिकल्स थे। मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।